बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान को चूँकि किसी गाड़ी के आने का ख़तरा था, इसलिए वो वाकई बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। गैर मुल्की के बेहोश होते ही इमरान ने पिस्टल कोट की जेब में डाला और झुककर सड़क पर पड़े हुए गैर मुल्की को उठाकर इसने अपनी कार की पिछली सीट के नीचे लिटाया और फिर खुद तेज़ी से अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार को, जो सड़क पर तेज़ी खड़ी हुई थी, तेज़ी से घुमाकर साइड पर रोक दिया। कार का इंजन बंद करके वो नीचे उतरा और इस बार इसने गैर मुल्की की कार को चलाकर दूसरी साइड पर खड़ा किया और इसके बाद इसने इत्मीनान से कार की तलाशी लेनी शुरू कर दी। डैशबोर्ड के एक खाने से वो एक कार्ड बरामद करने में कामयाब हो गया। कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा। कार में एक ताकतवर ट्रांसमीटर भी मौजूद था। इमरान सर हिलाता हुआ इस कार से निकला और सीधा अपनी कार की तरफ आया। दूसरे लम्हे कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। बेहोश गैर मुल्की को दानिश मंजिल के गेस्ट रूम में पहुंचाकर वो ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। ये किसे उठा लाए इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही पूछा, लेकिन इमरान ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय जल्दी से टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद ही जूलिया की आवाज़ रिसीवर से उभरी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। जूलिया का लहजा यकलख्त मौजबाना हो गया। नुमानी और चौहान को अकबर टाउन की कोठी नंबर 12 की निगरानी के लिए भेज दो। कोठी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी अफशार की है। इन्हें हिदायत दे देना कि वो वहाँ इंतहाई मोहतात होकर निगरानी करें और अगर किसी शख्स को इस कोठी की निगरानी करते हुए देखें तो उसे अगवा करके दानिश मंजिल पहुँचा दें और सफदर और तनवीर को कह दो कि वो सरजान रोड के तीसरे मेन रोड पर खड़ी सुर्ख रंग की कार को लेकर दानिश मंजिल पहुंचा दें, लेकिन हर तरह मोहतात रहते हुए। इमरान ने सख्त लहजे में तफसीली हिदायत देते हुए कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। कौमी टीम के दोनों खिलाड़ियों को खेलने से जबरन रोका गया है और इनकी बाकायदा निगरानी की जा रही है। इससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश है। मैं एक निगरानी करने वाले को उठा लाया हूँ। मैं इससे पूछगछ करता हूँ ताकि मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को समझाया और फिर उठकर बैरूनी दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। रिचर्ड और लूसिया दोनों कमरे में बैठे शराब पीने में मसरूफ़ थे। इन दोनों के चेहरे पर फतह और कामयाबी से चमक रहे थे। मेरा ख्याल था रिचर्ड के इतने मशहूर खिलाड़ी इतनी आसानी से ना मानेंगे, लेकिन दोनों ही ना सिर्फ मान गए बल्कि अब तक अपने फ़ैसलों पर डटे हुए हैं। लूसिया ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था, लेकिन ब्रॉडवे ग्रुप का चीफ बॉस यहाँ काफ़ी अरसा रह चुका है। उसे यहाँ के लोगों की नफ्सियात का अच्छी तरह इल्म है, इसलिए इसने ये मनसूबाबंदी की थी और तुमने देखा कि वो अफशार सिर्फ बीवी को जान से मारने की धमकी पर ही चें बोल गया है। हालांकि इसकी जगह किसी यूरोपियन मुल्क का खिलाड़ी होता तो खेल पर बीवी को कुर्बान कर देता। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर अब हमारे यहाँ रुकने का क्या जवाज़ है? क्या बाकी खिलाड़ियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी है? अरे नहीं, अगर सब खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया तो दौरा ही कैंसिल हो जाएगा और दौरा ही कैंसिल हो गया तो फिर सब कुछ ख़त्म। TT कॉर्पोरेट वालों को तमाम शर्तों की रकम वापस करनी पड़ेगी। रिचर्ड ने हंसते हुए कहा, ओह ठीक है, अब मैं समझ गई, वरना पहले मैं सोच रही थी कि दो खिलाड़ियों के ना खेलने से क्या फ़र्क पड़ता है। सारे खिलाड़ियों को रोक देना चाहिए ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वैसे रिचर्ड, एक बात है, क्या इन दोनों के इस तरह अचानक रुक जाने की वजह से यहाँ के आला हुकाम ये ना सोचेंगे कि कोई ख़ास चक्कर चल रहा है? यहाँ के हुकाम को अपनी कुर्सियों की बचाने की इतनी फ़िक्र रहती है कि वो इतनी मामूली बातों पर तवज्जो नहीं करते। बाकी रहे यहाँ के अवाम तो वो शोर मचा मचा कर खुद ही खामोश हो जाएंगे। ऐसे तरक्की पजीर और पसमानदा मुल्कों में अवाम की बातों पर कौन कान धरता है? रिचर्ड ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि लूसिया इसकी बात का जवाब देती, मेज़ पर रखा हुआ टेलीफोन बज उठा। रिचर्ड ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस।
गड्डी बोल रहा हूँ बॉस। टंकर को अगवा कर लिया गया है। इसकी कार सरजान रोड के तीसरे मील पर खाली खड़ी हुई है। दूसरी तरफ से एक परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। टंकर को अगवा कर लिया गया है और कार सरजान रोड पर खड़ी है। मैं समझा नहीं। टंकर तो अरशद की कोठी की निगरानी कर रहा था। यस बॉस, हम दोनों निगरानी कर रहे थे कि एक कार वहां आकर रुकी। इसमें से एक उधेड़ उम्र अहमद सा आदमी बाहर निकला। इसकी मुलाकात अरशद के वालिद से हुई। वो बड़ी ऊट पटांग बातें करता रहा। फिर अरशद भी बाहर आ गया। इसके बाद वो इसे लेकर डाइनिंग रूम में चले गए। वो उधेड़ उम्र आदमी किसी स्पेशल एजेंसी से ताल्लुक़ रखता था। इसने अरशद से ब्लैकमेल होने की वजह पूछने की कोशिश की। उसे अरशद के बच्चे अली के साथ होने वाली ज़्यादती का भी इल्म था, लेकिन अरशद ने उसे कुछ बताने से यकसर इनकार कर दिया और ड्राइंग रूम से उठकर चला गया। जिस पर वो उधेड़ उम्र आदमी, जिसने अपना नाम अली इमरान बताया था, मायूसी से उठकर बाहर चला गया। मैंने टंकर को इसकी निगरानी पर भेज दिया ताकि इसका कोई ठिकाना सामने आ जाए, लेकिन अभी मुझे इसकी तरफ से रेड कॉशन मिला है। जिस पर मैंने कार में मौजूद स्पेशल व्यू ट्रांसमीटर ऑन किया तो मालूम हुआ कि कार खाली सरजान रोड के तीसरे मील पर खड़ी है और टंकर गायब है। स्पेशल एजेंसी? ओह, इसका मतलब है कि टंकर स्पेशल एजेंसी के हत्थे चढ़ गया है। तुम फौरी तौर पर टंकर और कार दोनों को ऑफ कर दो, फ़ौरन, रिचर्ड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। यस बॉस, गडनी ने तेज़ लहजे में कहा। ऑफ करने के बाद मुझे कॉल करो, फिर मैं मज़ीद हिदायत दूंगा, रिचर्ड ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इसके चंद लम्हे पहले मुतमईन चेहरे पर अब शदीद परेशानी के आसार उभर आए थे। ये क्या हुआ रिचर्ड? और गडनी को इतनी तफसील का कैसे इल्म हुआ? दोनों खिलाड़ियों की कोठियों में हमने मखसूस VTR बटन लगाए हुए हैं। इस तरह कोठियों के अंदर होने वाली नकलो हरकत और गुफ्तगू हमारे पास रिकॉर्ड होती रहती है। ये चेकिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी था ताकि वो अपने वादे से ना फिर जाएं। लेकिन ये स्पेशल एजेंसी और अली इमरान, ये कौन हो सकता है? मैंने इस अली इमरान की कार के नंबर तो पूछे ही नहीं गडनी से। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और रिचर्ड ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। मिचेल बोल रहा हूँ बॉस। यहाँ खिलाड़ी अफशार की कोठी की निगरानी शुरू हो गई है। निगरानी करने वाले एक कार में 2 आदमी हैं। वो बड़े मोहतात अंदाज में निगरानी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम खासे फासले पर थे इसलिए वो हमें तो चेक ना कर सके। अलबत्ता हमने इन्हें चेक कर लिया है। अब इनके मुतालिक क्या हुक्म है? ओह मिचेल, ये लोग लाजमन स्पेशल एजेंसी से मुतालिक होंगे। क्या तुम इन्हें आसानी से बेहोश करके अगवा कर सकते हो? यस बॉस, 01 का कैप्सूल इनकी गाड़ी में फेंका जा सकता है। ओके, फिर इन दोनों को बेहोश करके हेडक्वार्टर पहुंचा दो, लेकिन हर तरफ से मोहतात रहना। ऐसा ना हो कि इनके साथी इनकी निगरानी कर रहे हों और इस तरह हेडक्वार्टर इनकी नज़रों में आ जाए। ठीक है बॉस, मैं पूरी तरह मोहतात रहूँगा। इनकी कार का क्या करना है? कार को दूर किसी और कॉलोनी में ले जाकर खड़ी कर देना, किसी पब्लिक पार्क में, लेकिन इसकी तलाशी मुकम्मल तौर पर ले लेना, रिचर्ड ने कहा। और दूसरी तरफ से ओके की आवाज़ सुनते ही रिचर्ड ने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि हुकूमत का कोई खुसूसी इदारा हमारे खिलाफ हरकत में आ गया है। लेकिन वो हमारे खिलाफ क्या इल्ज़ाम साबित कर सकते हैं? तुम इन सरकारी इदारों की कारकर्दगी नहीं समझ सकती, और ख़ास तौर पर इन पसमानदा मुल्कों में यहाँ इल्ज़ाम को कोई नहीं पूछता। उठाकर जेल खाने में डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये ग्रेट लैंड नहीं है कि जहाँ हर शख्स की सख्त कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, रिचर्ड ने सख्त और सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, रिचर्ड स्पीकिंग, रिचर्ड ने रिसीवर उठाते हुए कहा। गडनी बोल रहा हूँ बॉस। टंकर और इसकी कार को ऑफ कर दिया गया है। अब क्या हुक्म है? अब तुमने वैसे ही अरशद की निगरानी करनी है, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात होकर। और सुनो, अब कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो इसे बेहोश करके अगवा कर लेना और हेडक्वार्टर भिजवा देना। अभी अभी मिचेल ने भी इतला दी है कि वहाँ 2 आदमी निगरानी के लिए आए हैं। मैंने उसे भी यही हुक्म दिया है, रिचर्ड ने तेज़ लहजे में कहा। इसका मतलब है बॉस कि सरकारी इदारे वाले हमारे खिलाफ हरकत में आ गए हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमने अपना मिशन मुकम्मल करना है। अब टीम के दौरे पर जाने में सिर्फ 2-3 रोज़ रह गए हैं और हमने यहाँ यही 2-3 रोज़ इन दोनों खिलाड़ियों को रोकना है। इसके बाद टीम का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और टीम चली जाएगी, तो हमारा मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा, रिचर्ड ने जवाब दिया। ठीक है जनाब,
गड्डी ने जवाब दिया और रिचर्ड ने रिसीवर रख दिया। अब सारी सूरत हाल मिचेल पर मुनहसर है। अगर वो इन आदमियों को ले आने में कामयाब हो गया तो बात बन जाएगी। मैं इन सब पर क़यामत बनकर टूट पड़ूंगा, रिचर्ड ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा और लूसिया ने सर हिला दिया। वो रिचर्ड की तबीयत और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए पूरी तरह मुतमईन थी। ब्रॉडवे ग्रुप ग्रेट लैंड का बड़ा मारूफ ग्रुप था और इस पूरे ग्रुप में सबसे होशियार और तेज़ एजेंट रिचर्ड ही था। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मुसल्ला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है टोनी? बॉस, मिचेल ने 2 आदमी भेजे हैं, वो बेहोश हैं। मैंने इन्हें तहखाने में पहुंचा दिया है, आने वाले ने मौतबाना अंदाज में कहा। ओह अच्छा ठीक है, इन्हें कुर्सियों से बांध दो, मैं आ रहा हूँ, रिचर्ड ने होंठ भींचते हुए कहा और टोनी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लूसिया, तुम जाकर ये चेक करो कि इन आदमियों की निगरानी करता हुआ तो कोई यहाँ नहीं पहुँच गया। मैं पूरी तसल्ली करना चाहता हूँ, रिचर्ड ने लूसिया से मुखातिब होकर कहा और लूसिया सर हिलाती हुई उठी और तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। इसके बाहर जाने के बाद रिचर्ड उठा और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोली और फिर इसके निचले खाने में रखा हुआ गत्ते का एक बड़ा सा डब्बा उठाया और उसे लाकर मेज़ पर रख दिया। गत्ते के डब्बे को खोलकर इसने इसके अंदर रखा हुआ एक जदीद किस्म का ट्रांसमीटर निकालकर मेज़ पर रखा और फिर इसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। हेलो हेलो, रिचर्ड कॉलिंग, चीफ बॉस, ओवर। रिचर्ड ने बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर के एक कोने पर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा और इसके साथ ही टू टू की आवाज़ें निकलनी बंद हो गईं और एक भारी मगर इंतहाई करख्त आवाज़ ट्रांसमीटर से बरामद हुई। यस चीफ बॉस अटेंडिंग, कोड बताओ, ओवर, बोलने वाले ने पूछा। BG-30 मिशन क्रिकेट प्ले, ओवर, रिचर्ड ने कोड दोहराते हुए कहा। यस, क्या रिपोर्ट है, ओवर। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा खासा तब्दील हो गया था और रिचर्ड ने जवाब में अफशार और अरशद को ट्रैप करने की सारी रोदात सुनाने के साथ साथ स्पेशल एजेंसी के 2 आदमियों का अगवा होकर हेडक्वार्टर तक पहुंचने की सारी तफसील सुना दी। गुड शो रिचर्ड, अब टीम के ऐलान होने में बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसलिए तुम अपने ग्रुप समेत इस स्पेशल एजेंसी के खिलाफ पूरी कुव्वत से हरकत में आ जाओ। इस तरह वो बुरी तरह उलझ जाएंगे। इस दौरान टीम ग्रेटलैंड के दौरे पर पहुंच जाएगी और हमारा मिशन ख़त्म हो जाएगा। हम इसकी कामयाबी की रिपोर्ट टीटी कॉर्पोरेट को देकर फारिग हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होता यह हमारा दर्द-ए-सर ना होगा। वैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन को कह दूंगा कि काम हो गया है, चीफ बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा, रिचर्ड ने जवाब दिया, लेकिन सारा काम हाथ पैर बचा कर करना। मैं इस मामूली मिशन में कोई पेचीदगी नहीं चाहता, ओवर, चीफ बॉस ने सख्त लहजे में कहा। कोई पेचीदगी नहीं होगी सर, रिचर्ड के लिए ये मामूली काम है, ओवर, रिचर्ड ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब दिया और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल सुनकर इसने ट्रांसमीटर ऑफ किया। उसे दोबारा गत्ते के डब्बे में पैक करके वो उसे अलमारी में रखकर जैसे ही मुड़ा, लूसिया अंदर दाखिल हुई। मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है रिचर्ड, हर तरफ से मामला साफ़ है, लूसिया ने कहा। ठीक है हनी, आओ अब ज़रा इन स्पेशल एजेंसी वालों से दो हाथ कर लें, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।